कमल जी, आपसे सवाल ये कि निवेश निर्णय का थॉट कैसे आया आपको, और साथ ही आपने भोपाल शहर पहले क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं पूरे चॉइस परिवार की ओर से भोपाल में पधारे हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएनबीसी चॉइस ने जब प्रोग्राम प्लान किया तो कहां से शुरू करें, तो कहते हैं कि ब्रह्म स्थान से कोई काम शुरू किया जाए तो अच्छा होता है। भोपाल हिंदुस्तान का ब्रह्म स्थान है, देश के सेंट्रली लोकेटेड है। मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, जैसा कि यहाँ की संख्या बता रही है। और जो अनुज जी ने भी कहा, गुरमीत जी ने भी कहा, हिंदुस्तान में अब वो चलन खत्म हो गया है कि कैपिटल मार्केट बॉम्बे तक सीमित है। देश के हर कोने में कैपिटल मार्केट, उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, अभी आपको सरप्राइज होगा कि सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट यूपी में खुल रहे हैं, जहां कभी कैपिटल मार्केट की कोई बात नहीं करता था। निवेश निर्णय जैसे प्रोग्राम का जहां तक सवाल है, हम लगातार देखते हैं कि हिंदुस्तान सेविंग्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश है। हमारे यहां एक बेसिक नेचर है कि हम सेविंग्स पे फोकस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। पड़ा है, एफडी में पड़ा है। हमने उन ऑप्शंस पे कभी ट्राई ही नहीं किया कि गोल्ड भी खरीदा जा सकता है क्या, इक्विटी में भी किया जा सकता है, ईटीएफ लिया जा सकता है क्या, जो अदर एसेट क्लास है उस पर काम किया जा सकता है क्या। उसके बाद में धीरे धीरे जब ये टीवी चैनल्स, अनुज भैया जैसे लोग टीवी पे आए, उन्होंने बताना शुरू किया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, खाली एफडी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां हम अच्छा पैसा बना सकते हैं और हम सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि जैसे ही आप एक नए दौर में जाते हो तो सबसे ज्यादा जो काम फास्ट होता है फ्रॉड। लोगों ने जैसे ही सोचना शुरू किया, उनके पास टिप्स या उन सब की बाढ़ आनी शुरू हो गई, तो जो हार्डकोर सेविंग्स वेल्थ में कन्वर्ट होनी थी वो लॉस में कन्वर्ट होने लग गई। तो एक जिम्मेदार ब्रोकिंग हाउस होने के नाते और एक जिम्मेदार चैनल के साथ हमें लगा कि हम लोगों के पास जाएं, उनसे इस विषय में बात करें कि आपको आपकी सेविंग्स को, आपकी जो हार्डकोर इनकम है उसको वेल्थ में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको उसको गलत रास्ते से नहीं करना है। जैसा गुरमीत जी ने बताया कि धीरे धीरे चलोगे तो 15 साल में बनेगी, जल्दीबाजी करोगे तो 25 साल लगेंगे। दिस इज द रियल फैक्ट। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं, साहब कोई शेयर बताओ जो 10 गुना हो सकता हो। अरे भाई 7% में तूने एफडी बनाने के लिए रेडी है, पर शेयर चाहिए तेरे को 10 गुना वाला। और शेयर लिया, वो 25%, 30%, 40% बढ़ गया, 40% नहीं वसूल करना है, और वो 40% से टूट के 30% पे आ गया, 30% भी रिटर्न बन रहा है, लेकिन वो कैलकुलेट उस ऊपर वाले से करने लग जाता है जो उसका कोई लेन देन ही नहीं है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं लोगों में, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की है कि अपने लोगों तक पहुंच सके, उनको अपने परिवार का हिस्सा बना सके, और जो कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कर रहे हैं चीजें, जो कुछ भी ज्ञान इस बाजार ने, मां सरस्वती ने दिया है, वो लोगों के साथ शेयर कर सके। दैट इज द थॉट बिहाइंड दिस प्रोग्राम बेसिकली। वंडरफुल थॉट सर, वंडरफुल थॉट। और चॉइस अभी 500 में आ गया, एनएससी 500 में। जी सर, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल ही एनएससी ने अपनी नई लिस्ट जारी की है, जिसमें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जो हमारी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, उसका स्टॉक एनएससी 500 का जो इंडेक्स है उसमें शामिल हुआ है। थैंक यू भैया। तो जो रेस्ट्रिक्शंस निवेशकों के हितों के लिए उठाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मोटिव क्या है सेबी का उसके पीछे? आप रिटेलर्स को ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करना एक बड़ा कारण है? देखिए, जब भी रेगुलेटर एक्टिव होता है और कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें रेगुलेशंस आते हैं और वो अगर स्ट्रांगली फॉलो होते हैं, वो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश करती है। बिल्कुल। रेरा के बाद में रियल एस्टेट पे कॉन्फिडेंस, लोगों का पार्टिसिपेशन मल्टीफोल्ड हुआ है। सेबी के बाद कैपिटल मार्केट में, सेबी के पहले कैपिटल मार्केट में क्या वॉल्यूम था, क्या ट्रेडिंग थी, और आज क्या वॉल्यूम है, क्या ट्रेडिंग है।
पिछले 3-4 सालों में सेबी ने जो प्रोएक्टिवली जो स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि ये जो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन बाजार में आ रहा है, एक चीज तो तय है कि वो रिटेलर को अनुभव आने में टाइम लगेगा, उसको पूरी समझ नहीं है। वो देख के सुन के, रील देख के, इन्फ्लुएंसर्स को सुन के मार्केट में तो आ जा रहा है, लेकिन इस मार्केट की जो इनडेप्थ, आज अनुज जी को 25 साल 30 साल हो गए, गुरमीत जी को 25-30 साल हो गए, 20-25 साल मेरे को हो गए। हम भी रोज सुबह उठ के कुछ नया सीखते हैं। अनुज जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि हर बार सही नहीं होती, गलतियां हो जाती है। वो गलतियां स्वाभाविक है, और वो कब है, जब उनके पास 25 साल का अनुभव है, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियां हो जाती है। तो जो यंग जनरेशन जो आ रही है, जिसमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है और अनुभव कम है, उनको अगर थोड़ा सा रोका नहीं गया या उनको राइट डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि वो गलत ट्रैक पे चले जाए। तो रेगुलेटर जो भी स्टेप्स ले रहा है, एज ए ब्रोकर और एज ए रेगुलेटेड एंटाइटी, हम देख रहे हैं कि इसका बहुत पॉजिटिव फायदा हुआ है। सेबी ने जब 2-3 साल पहले जो लिमिट है, ब्रोकर्स क्लाइंट को कोई 20 टाइम लिमिट देता था, कोई 25 टाइम लिमिट देता था, और मार्केट में 1-8% का मूवमेंट आते ही सौदा काटना, वो पैनिक सेल शुरू हो जाती थी। आज 5%, 4% भी मार्केट टूट जाए ना, तो पैनिक सेल नहीं आती, क्योंकि सेबी ने जो मल्टीफोल्ड जो लिमिट देने का कल्चर ही खत्म कर दिया। आपके अकाउंट में जितना मार्जिन है उतनी लिमिट मिलेगी। तो वो जो पैनिक सेल होती थी, उससे जो क्लाइंट पैसा तोड़ता था, वो खत्म हो गया। तो धीरे धीरे सेबी जो भी स्टेप्स ले रही है, अल्टीमेटली हो सकता है, कई बार क्या होता है, इंथुजियाज्म में अपने को लगता है कि यार मैं कर रहा था, उसको क्या है, मेरा पैसा था। लेकिन बिकॉज ये जिम्मेदार रेगुलेटर और जिस तरीके से चीजें हो रही है, मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिखता है, और नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। कमल जी, तो क्या इसके मद्देनजर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं चॉइस में? इनफैक्ट नितिन जी भी मेंशन कर रहे थे, थीमेटिक फंड्स का हमने दौर देखा था पिछले साल भी। तो क्या अब वो दौर लगता है आपको फिर से थोड़ा सेक्टोरल शिफ्ट होगा, या फिर थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम? चॉइस ने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स अभी लाए हैं? चॉइस बेसिकली वर्किंग करती है कि क्लाइंट की नीड क्या है। जैसे हमने 2-3 चीजों पे विशेष रूप से काम किया है। एक, इंफॉर्मेशन पे, कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है उसको सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है और एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे ही वो चाहे बीएससी या एनएससी को कोई भी इन्फॉर्म करेगी, या कोई भी मीडिया में उसके बारे में न्यूज रहेगी, उसको वो विद इन सेकेंड वहां से उठा के, और जिस क्लाइंट के भी पोर्टफोलियो में वो शेयर है, उसके मोबाइल तक थ्रू व्हाट्सएप पहुंचाता है। दूसरा, कई बार क्लाइंट को ये समझ में तो आता है, जैसे भी आज अभी गुरमीत जी ने बताया कि एफएमसीजी अभी बहुत अच्छा रहने वाला है, लोगों के हाथ में पैसे, इनकम टैक्स का बेनिफिट अभी मिलना शुरू होगा, जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा, मानसून बहुत अच्छा है, उसमें नया पैसा लोगों के हाथ में आएगा। मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी अच्छा जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एफएमसीजी के कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूं। हर सेक्टर के अंदर अच्छे स्टॉक भी हैं, एवरेज स्टॉक भी हैं और खराब स्टॉक भी है। अब खाली एफएमसीजी के हिसाब से अगर मैंने गलत स्टॉक ले लिया, तो एफएमसीजी तो बहुत फ्लरिश कर रहा है, लेकिन मेरा स्टॉक नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे बास्केट मॉड्यूल बनाए हैं कि अगर आपको एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट करना है, आप एफएमसीजी क्लिक कीजिए, एफएमसीजी में वो 3-4 स्टॉक का एवरेज बैलेंसिंग करके निकाल, जैसे म्यूचुअल फंड्स करते हैं, अगर उनको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो वो पूरी बास्केट लेते हैं। तो उस तरीके से हमने जो टेक्नोलॉजी, ये हर चीज जो भी हो रही है सब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो जो आज के नए इन्वेस्टर की, नए ट्रेडर की जो नीड है, उसके माइंडसेट को समझते हुए जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है वो हम तैयार कर रहे हैं लगातार। से कमोडिटी को कितना बड़ा एसेट दिखते हैं आप, और क्या पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा होना चाहिए कमोडिटी का? पोर्टफोलियो में कितना बड़ा हिस्सा होना चाहिए तो गुरमीत जी और अनुज जी ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता। लेकिन कमोडिटी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास बन के उभरा है। पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली ओनली ज्वेलरी फॉर्म में ही ज्यादा था, और जेंट्स की जो परिवार के मुखिया हैं उनकी मानसिकता होती थी कि चलो कोई नहीं, ज्वेलरी है लेकिन गोल्ड में है,
सेफ पड़ा है वो। लेकिन ईटीएफ के बाद और ये चीजों में गोल्ड सिल्वर ईटीएफ भी आ रहे हैं अभी, इन सब के बाद में कमोडिटी भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास बन के उभरा है। और जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में इसने भी रिटर्न दिया है, तो उससे भी उसका अट्रैक्शन और ज्यादा अच्छा हुआ है। अल्टीमेटली पहले इसकी भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल थी, डेटा अवेलेबल नहीं हो पाते थे। अभी तो इवन एग्रो कमोडिटीज वगैरह की भी डेटा आपके पास बहुत इजीली और एक्सेसिबल अवेलेबल है। पहले मंडीज के अंदर कितना जीरा आ रहा है, कितनी हल्दी आ रही है, पता ही नहीं होता था। आज आपके पास ये डेटा आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। तो जैसे ही चीजें ऑर्गेनाइज होगी उसका बेनिफिट मिलेगा ही। और आई थिंक कमोडिटी नॉट एज इक्विटी बट इन द सेकेंड पोजीशन, आई थिंक इक्विटी कमोडिटी भी एक अच्छा एसेट क्लास बन के उभरा है, जो आज के दिन मोटा मोटी हर आदमी सोचता है कि मेरे पोर्टफोलियो में आइदर ईटीएफ और कुछ भी फॉर्म में मैं इसमें जरूर, या फिर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूं तो म्यूचुअल फंड फिर उसको पैसिव मोड के अंदर ईटीएफ वगैरह के अंदर लेके उसको कर रहे हैं।